नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि आज से एग्जैक्ट 90 दिन बचा हुआ है आपके नेट जीआरएफ इकोनॉमिक्स एग्जाम जून 2023 का, क्योंकि एनटीए ने स्पष्ट कर दिया है कि जो एग्जाम होगा जून 2023 का वो 13 से लेके 22 जून 2023 के बीच होगा और आज 12 तारीख है, तो एग्जैक्ट आपके पास 90 दिन बचते हैं। तो 90 दिन में सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का, इसके ऊपर हम करेंगे डिस्कशन। तो बहुत ध्यान से हमारे साथ 10 मिनट रहिए और एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे कि क्या आपके लिए बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी होगी जिससे कि आप इस बार नेट जीआरएफ एग्जाम को क्वालिफाई करें और आप अपने लिए जो सफलता का दरवाजा है उसको खोल सकें। क्योंकि अगर आपका इच्छा है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, आप यूनिवर्सिटी में जाएं, तो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस एग्जाम को क्रैक करो। या फिर अगर आप जीआरएफ में फेलोशिप पाना चाहते हो 40,000 का, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस एग्जाम को क्रैक करो। तो सबसे पहली बात कि आज अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर करिए कि मुझे इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। सबसे बड़ी चीज यही होती है कि विल पावर स्ट्रांग करिए और अपने मन में बिल्कुल बिल्कुल बैठा लीजिए कि ये एग्जाम इस बार मैं क्वालिफाई करके रहूंगा। तो साइकोलॉजिकल लेवल पे सबसे पहले अपने आप को आज ही तैयार करिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 90 दिन है। आपको इसके लिए कल का जो है इंतजार नहीं करना पड़े, सिर्फ आज और आज पूरे डेडिकेशन के साथ आपको लगना है। 90 दिन का जो समय है उसके लिए जो स्ट्रेटजी होगी उसको आप दो भागों में डिवाइड करिए, एक 60 डेज और दूसरा 30 डेज। तो पहले 60 डेज में क्या करना है, दूसरे 30 डेज में क्या करना है, इसके ऊपर आप विचार करिए कि हम दो भागों में बांटेंगे इस पूरे टाइम पीरियड को। एक 60 दिन का स्पान और दूसरा 30 दिन का स्पान। 60 डेज में आपको क्या करना है, आप जानते हो कि जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि इस बार आप अगर एग्जाम दिए हो मार्च वाला, तो आप देख रहे हो कि जो पेपर का पैटर्न है वो सिर्फ और सिर्फ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसको टारगेट नहीं कर सकते हो। आपको हर कॉन्सेप्ट को सीखना है। और पहले जैसा यूजीसी एग्जाम कराता था कि कुछ यूनिट के ऊपर ज्यादा फोकस करता था, जैसे कि पहले हम लोग माइक्रो पढ़ लेते थे, मैक्रो पढ़ लेते थे, आप जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ लेते थे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेते थे, तो काम चल जाता था। अब आपको बहुत हद तक पूरे के पूरे सिलेबस को कॉन्सेप्टुअली अपने आप को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के नहीं होगा, बल्कि कॉन्सेप्ट आपका एक एक टॉपिक के ऊपर क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों मैं ये आपसे जरूर कहूंगा कि सबसे पहले जो बचा हुआ 60 डेज है, पहला 60 डेज, उसमें जितने भी 10 यूनिट्स हैं उसको जितने अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हो, रिवाइज करने का पहला आपका तरीका होना चाहिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ 60 दिन पूरे के पूरे यूनिट को, 10 यूनिट में बटा हुआ है जिसके ऊपर मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को देख लीजिएगा। पूरे के पूरे मैं 10 यूनिट को रिवाइज करूंगा, जितना थारोली पढ़ सकता हूं 60 डेज में पढ़ूंगा। अगर आप इसके पहले एक दो एग्जाम दे चुके हो तो आपके लिए बहुत आसान है कि उन सभी यूनिट्स को आप अच्छे से कवर कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। लेकिन जो सबसे पहला फर्स्ट अटेम्प्ट कोई देने जा रहा है उसके लिए एक मुश्किल काम होगा, एक डिफिकल्ट टास्क होगा कि किस तरीके से वो 60 डेज में पूरे के पूरे सिलेबस को जो 10 भागों में बटा है उसको रिवाइज करे। तो यहां पे आपके लिए थोड़ी सी चैलेंज जरूर आएगी, लेकिन मैं आपसे जरूर कहता हूं कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल @DSRP1 जो दिग्विजय इकोनॉमिका नाम से है, वही जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, दिग्विजय इकोनॉमिका, जिसका लिंक है @DSRP1। इसमें प्रत्येक दिन आपको एमसीक्यू दिया जाता है, क्विज दिया जाता है, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। आपको जो है ई कंटेंट दिया जाता है, आपको डेली फैक्ट्स दिया जाता है, डेली करंट अफेयर्स की चीजें दी जाती है। तो आप इसे जरूर ज्वाइन करें। और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या हमसे सजेशन लेना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6307374827, इस पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे जो 60 डेज का जो टाइम है उसमें सबसे पहला जो आपको काम है वो है पूरे सिलेबस को जितना थारोली आप पढ़ सकते हो पढ़ने का प्रयास करिए। और आप जिस किताब से पहले पढ़े हो उसी किताब से पढ़िए, ताकि आप जल्दी से आसानी से चीजों को कवर कर सके। बाकी बचा जो 30 दिन है उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट करना है। पहला 60 दिन सिर्फ और सिर्फ हमको थारोली स्टडी करना है और अंतिम 30 दिन जो है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जितना प्रैक्टिस सेट तुम कर सकते हो उसको करो। जब पूरा का पूरा 60 दिन स्टडी करने के बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करोगे, प्रैक्टिस सेट करोगे, तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन में ट्विस्ट डाला जा सकता है, कैसे क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है।
फिर से जब आपको जरूरत पड़ेगी फिर से आपको बैक आना पड़ेगा, मतलब रिग्रेस करना होगा अपने आप को, फिर पहले पे आना होगा। मतलब जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पढ़ोगे तो फिर आपको यहां से यहीं पे आना पड़ेगा छलांग लगा के, और देखना पड़ेगा कि जो चीजें मैंने पढ़ी थी उसमें ये चीजें कहां थी, और जो इंपॉर्टेंट चीज मिले उसे आप अपना एक माइक्रो नोट्स बना के जरूर उसको लिखिए। तो जब तुम 30 दिन का ये प्रैक्टिस सेट करोगे 30 डेज का, तो जितने भी चीजें आप नहीं समझ पा रहे हो, जो टिपिकल चीज है, उसे एक डायरी पे नोट जरूर करिए, ताकि ऐसे प्रश्न जो ही आए वैसे आप उसको करने में सक्षम हो सके। तो इसके लिए दोस्तों सबसे जरूरी है कि प्रत्येक दिन, आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं कि 90 दिन आपको 9 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप बहुत माइंड के शार्प हैं तो आप 7-8 घंटा भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप मध्य हैं तो 90 दिन तो आपको देना पड़ेगा। 8 से 9 घंटे 10 घंटे तक की पढ़ाई कर सकते हो, और ये करना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम जब आपके आगे होता है तो इतनी पढ़ाई होती है। यूपीएससी के बच्चे मैं देखता हूं 15 घंटे की पढ़ाई करते हैं जब मेंस लिखना होता है, क्योंकि उनके पास कवर ही नहीं कर सकते सिलेबस को। आप भी कवर नहीं कर सकते हो सिलेबस को अगर प्रत्येक दिन 8 से 9 घंटे की आप स्टडी नहीं करो। तो आज ही से माइंड मेकअप करिए कि मुझे कल से 9 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है, और 9 से 10 घंटे की पढ़ाई में 60 दिनों तक मैं पूरी सिलेबस को कवर करूंगा, और बचा हुआ 30 दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करूंगा। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट करोगे उतना ज्यादा तुमको तुम्हारा कॉन्फिडेंट बढ़ता जाएगा। अब देखो यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि डेली रूटीन की बात कर रहा हूं। अगर आप प्रत्येक दिन की बात करिए तो मैं बताऊंगा कि जो प्रत्येक दिन आपने वो प्रत्येक दिन में 2 विषय को पढ़िए। लाइक एग्जांपल, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स मान लो निकाला, और आपने 15 दिन का समय दे दिया कि 15 दिन में हमको 2 चीजें कवर करना है, या 20 दिन में हमको 2 चीजें कवर करना है, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को पर डे 3 से 4 घंटा पढ़ेंगे, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को 3 से 4 घंटा पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज पढ़ेंगे, जो भी इसमें बहुत आपको इंपॉर्टेंट चीज मिले, उसका एक माइक्रो नोट्स बनाना न भूलिए। जब भी आपको लगे कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं भूल सकता हूं, उसको माइक्रो नोट्स जरूर बनाइए, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हो। तो एक स्पान 20 दिन में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को करा, प्रत्येक दिन 3 से 4 घंटे माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को 3 से 4 घंटे पढ़ा, और जो बचा हुआ 3 घंटे है, 2 से 3 घंटे, उसको आप फर्स्ट पेपर को देंगे। और फर्स्ट पेपर में कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट करिए। फर्स्ट पेपर को पढ़ के आप कुछ नहीं कर सकते हो। जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग की, जितने भी तरह के प्रश्न आते हैं, अगर उसको आप सिर्फ प्रैक्टिस करोगे तभी आपसे आएगा। तो बिल्कुल आप पक्का समझ लीजिए कि प्रत्येक दिन 2 से 3 घंटा आपको फर्स्ट पेपर को भी देना पड़ेगा। नो डाउट, इसमें किसी तरह की आप लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि अगर आप जीआरएफ निकालना चाहते हैं तो आपको 35 प्लस क्वेश्चन यहां पे 50 में से करना पड़ेगा फर्स्ट पेपर में, और इकोनॉमिक्स में 75 प्लस आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि 2 से 3 घंटा प्रत्येक दिन हम फर्स्ट पेपर को टाइम दें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट हो सके, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, उतना ज्यादा आपकी इसमें एरर होने की संभावना कम होती जाएगी। अब प्रत्येक दिन का मैंने रूटीन बना लिया कि मान लो हमने 18 दिन में 2 पेपर खत्म किया, तो अगला जो 18 दिन में है फिर उसमें 2 पेपर हम ले लेंगे। मान लो कि हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ले लेते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, और ये 15 दिन में फिर हम कंप्लीट करेंगे। फिर 15 दिन में आप 2 पेपर और लीजिए। इस तरीके से आप कंप्लीट कर देंगे पूरे सिलेबस को। 2 महीने में थारोली स्टडी करिए, अपने माइंड में बैठा लो कि मुझको इस बार करना है। तो फिर अगर आप सोच लिए कि मुझे करना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आप जरूर 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 कर लोगे। लेकिन ऐसे में आप थोड़ा सा स्वार्थी बनिए, दोस्तों से मिलना जुलना कम करिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए, मोबाइल को एक जगह किनारे रखिए, 10 बजे मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, और पूरी तरीके से अपने लाइफ के लिए ये 90 दिन का समय दीजिए, अपने आप को समय दीजिए, और अपने आप को जीआरएफ का गिफ्ट करिए, ताकि आपको 40,000 पर मंथ आपको मिल सके जो ही आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए जाते हो। तो आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको यहां बताया कि आपको यहां पे करना है माइक्रो नोट्स बनाना है। आपका जितने भी चीजें पढ़े उसको कहीं ना कहीं नोट जरूर करिए, माइक्रो नोट्स जरूर बनाइए। जितना ज्यादा आपके पास अपना सेल्फ नोट्स होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अपने नोट्स को रिवाइज करना सबसे आसान होता है, इसलिए माइक्रो टीचिंग, माइक्रो नोट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। जो भी चीजें पढ़े, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ा, जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हो, और जो भी छोटी छोटी चीजें, जो भी कॉन्सेप्चुअल चीजें, जो भी फैक्चुअल चीजें आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है या फिर मैं इसे भूल सकता हूं, उसका आप एक डायरी बनाओ, एक अपना नोट्स बनाओ। तो माइक्रो नोट्स आपका खुद का होगा, सेल्फ का होगा, इसमें किसी की जरूरत नहीं है। ओके, नोट्स हमारे पास बहुत है, बट मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स होता है जो हम खुद पढ़ के बनाते हैं, सेल्फ नोट। तो माइक्रो नोट्स बनाना जरूर बिल्कुल बिल्कुल आपको करना है।
फिर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सवाल हर साल पूछे जाते हैं। लाइक एग्जांपल, जब तुम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाओगे तो प्रत्येक साल इनकम इफेक्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, गिवन गुड्स से क्वेश्चन क्या है कि उसमें प्राइस इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट क्या होता है, सलस्की का थ्योरम क्या है। तो हर साल कुछ क्वेश्चन पूछे ही पूछे। लाइक एग्जांपल, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखो ओलिगोपोली मार्केट के ऊपर पूछे जाते हैं, मोनोपोलिस्टिक के ऊपर पूछे जाते हैं। तो जब आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल रहा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप जानते हो हर साल आता है, तो ऐसे प्रश्नों को एक जगह जरूर नोट करिए जो आपसे गलत हो जाया करते हैं। लाइक एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि हमको इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के प्रश्न गलत होते हैं कि गिवन गुड्स में क्या होता है, नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, तो उसको एक जगह, ऐसे प्रश्नों को जो कॉम्प्लेक्स है या जो रिपीटेड बहुत है उसको एक जगह से जरूर लिखिए। जो रिपीटेड प्रश्न है उसको एक जगह, जैसे आप देखिए पब्लिक फाइनेंस में अगर आप देखोगे तो इलास्टिसिटी वाला क्वेश्चन की जो टैक्स का इंसिडेंस होता है उसकी इलास्टिसिटी सेलर के ऊपर होती है, बायर के ऊपर होती है, हर साल पूछा जाता है। या फिर अगर सोशल जो है मैक्सिमम एडवांटेज थ्योरी से देखो सवाल पूछे जाते हैं। या फिर आप देखो प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट के ऊपर, बजटरी डेफिसिट के ऊपर, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक जिससे प्रश्न पूछे ही पूछे जाने, उसका आप नोट्स जरूर बनाइए ताकि वो आप एग्जाम के जस्ट पहले उसको रिवाइज करें। और इंडियन इकोनॉमी में आज देखिए, आजकल जो यूजीसी है या एनटीए है जब क्वेश्चन कर रहा है तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर वो ज्यादा फोकस कर रहा है। इंडियन इकोनॉमी में आपको ज्यादा, सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि अगर आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सबसे ज्यादा प्रश्न इंडियन इकोनॉमी की। और इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन को करना, एक जो बच्चा अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है, जिसको लगता है कि मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छी है, मैं माइक्रो का हर क्वेश्चन कर लूंगा, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स के हर क्वेश्चन कर लूंगा, इंटरनेशनल, उसको इंडियन इकोनॉमी में प्रॉब्लम होती है। तो मैं इंडियन इकोनॉमी के लिए मैं बताता हूं कि इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको करंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और करंट आप डिफरेंट साइट से देख सकते हो, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साइट के ऊपर आप देखो, आप जो है मोस्पी का साइट है उसके ऊपर थोड़ा विजिट करते रहो। तो कुछ आपको डायनेमिक चीजें, लाइक एग्जांपल देखो, आजकल जो इंडियन इकोनॉमी में ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है करंट अफेयर्स का, वो बजट रिलेटेड पूछा जा रहा है, इकोनॉमिक सर्वे रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो बजट जब भी अभी आया है, इकोनॉमिक सर्वे आया है, तो इसके जो सब्सिस्टेंस को आप जरूर पढ़िए कि बजट में कौन कौन सी योजनाएं क्या रही है, बजट में जो रिसोर्स का एलोकेशन है वो किस किस मदों के ऊपर क्या रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में जो पिछले ईयर जो इकोनॉमी ग्रो करी है वो डिफरेंट सेक्टर में उसकी प्रगति क्या रही है, एग्रीकल्चर में क्या रिस्पॉन्स रहा है, एग्रीकल्चर में कौन सी गवर्नमेंट नई पॉलिसी लेके आई है, जो उसका ग्रोथ रेट है क्या रहा है, पूरे टोटल इकोनॉमी का ग्रोथ रेट क्या रहा है, एक्सटर्नल सेक्टर में हमने सबसे ज्यादा ट्रेड किससे किया, ट्रेड पार्टनर सबसे बड़ा कौन रहा है, एफडीआई इनफ्लो कितना हुआ है। तो इसी तरह मॉनेटरी मैनेजमेंट में इन्फ्लेशन डब्ल्यूपीआई के द्वारा, सीपीआई के द्वारा जो मेजर किया गया उसमें क्या ट्रेंड्स रहे। फिस्कल, ऐसे ही आप देखोगे कि जो फिस्कल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट, वो जीडीपी के रेशियो में किस तरीके से घटा है, किस तरीके से बढ़ा है। तो आजकल जो प्रश्न है करंट के, वो ज्यादातर आप देखोगे या तो बजट रिलेटेड है या फिर इकोनॉमिक सर्वे रिलेटेड है। तो आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे का सब्सिस्टेंस मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और उसे ज्वाइन करिए, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा आपके बजट इकोनॉमिक सर्वे के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसको। तो इससे आपको काफी बेनिफिट मिल जाएगा। और साथ ही साथ देखो, हर साल इंपॉर्टेंट कमेटी है, चाहे वो टैक्स से संबंधित कमेटी हो, चाहे किसी भी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से संबंधित कमेटी हो, एग्रीकल्चर रिफॉर्म से, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म से, एमएसएमई के ऊपर, बैलेंस ऑफ पेमेंट से, तो जितने भी इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं, कमेटीज के ऊपर सवाल बहुत पूछे जाते हैं। इसी तरीके से जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, उसको आप जरूर रिवाइज करिए। और रिवाइज करने का मतलब यह है दोस्त कि कहीं ना कहीं उसको नोट डाउन जरूर करिए, उसके ऊपर अपना माइक्रो नोट्स जरूर बनाइए। और अंत में मैं कहूंगा कि फाइनेंस कमीशन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन की बेसिक रिकमेंडेशन क्या रही है, और साथ ही साथ इनका जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिवीजन है उसका बेस क्या रहा है, और किस तरीके से किन किन बेस को बना के हॉरिजॉन्टल जो रिसोर्स है वो एलोकेशन हुआ है। तो फाइनेंस कमीशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई योजनाओं की आप एक लिस्ट बना ले, और उसमें जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं चलाई गई हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो इंटरनेशनल अपने ट्रेड को इंप्रूव करने के लिए, उसका एक जगह आप सारी की सारी योजनाओं को जरूर एक कॉपी पे नोट करिए, क्योंकि उससे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण यही है कि 90 दिन में आप अपने माइंड को आज ही माइंड मेकअप करना है कि मुझे करना है। और जब आप माइंड मेकअप कर लिए, अपने मन को समझा लिए, तो सिर्फ रिजल्ट दुनिया को दिखाना बाकी है, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। अगर तुम मन से जीत गए हो तो तुमको कोई नहीं हरा सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति हरा सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ आप है। तो आप सारे तरह के
अपने जो है जितनी भी तरह की कुरीतियां हैं सबको खत्म करिए 90 दिन के लिए। पूर्णतः आप अपने आप को फोकस करिए, कंसंट्रेट करिए स्टडी के ऊपर। 60 दिन तक जितने भी यूनिट है बहुत अच्छे से पढ़िएगा। फर्स्ट पेपर भी 2 से 3 घंटा प्रत्येक दिन पढ़िएगा और बचा जो 30 दिन है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, और जब आपको प्रॉब्लम आए तो फिर बुक की तरफ आइएगा। और ऐसे आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, जरूर होगा। तो दोस्तों हमारा शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप जीवन में बहुत अच्छा करें और जून 2023 में होने वाले इकोनॉमिक्स नेट जीआरएफ के एग्जाम में आप जीआरएफ क्वालिफाई करें और आप अपने लाइफ को एक अच्छा पद दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ।